नमस्कार विद्यार्थियों। आज का अगला टॉपिक आता है प्रमुख भू संतुलन की संकल्पनाएं। जो हमने पहले प्रांट की पिछले वाले वीडियो में हमने भू संतुलन की संकल्पनाओं में पहली संकल्पना पढ़ी थी प्रांट की। उसमें अगली संकल्पना आती जो एरी की संकल्पना दे रखी है। ठीक प्रांट की संकल्पना से मिलती जुलती है, परंतु कुछ तथ्य उन्होंने अपने लेके ठीक प्रांट की विचारधारा को विपरीत स्थिति में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जो प्रांट ने बात की ठीक उसकी विपरीत बात है। ये संकल्पना है क्या? एरी एक विद्वान का नाम है। एरी ने माना कि पृथ्वी पर्वत का कम घनत्व है, क्रस्ट के नीचे अधिक घनत्व वाले आधे स्तर में तैर रहा है। अर्थात हिमालय का आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं है और इसके उभरे हुए भूभाग का 9 गुना आधे स्तर में डूबा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पर्वतों के नीचे के आंतरिक भाग काफी गहराई तक जड़ पाई जाती है। इसीलिए एरी के मत को जड़ सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए एरी क्या कहता है। एरी का यह मानना है कि जितना ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग होगा उतना ही अधिक गहराई में वो आंतरिक भाग में डूबा हुआ होगा। जैसे हिमालय की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, तो उसके 9 गुना भाग है पृथ्वी की जो दूसरी परत है, ऊपरी भाग क्रस्ट और नीचे का भाग आधे स्तर या सबस्ट्रेट कहते हैं। उस आधे स्तर में ये 9 गुना भाग, ऊपर स्थित ऊंचाई का 9 गुना भाग है, उसमें आंतरिक भाग में डूबा रहता है। अर्थात तो उसके आंतरिक भाग में एक जड़ पाई जाती है। ऊपर उठे हुए जितने भी, चाहे पर्वत हो पठार हो, जो भी भाग हैं, इन सब की पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई न कोई, जैसे पेड़ की जड़ पाई जाती है, ठीक इसी तरह से उनकी जड़ पाई जाती है। तो इसलिए एरी की जो संकल्पना है उसको जड़ सिद्धांत भी कहा जाता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, कंप्यूटेशन के तौर पर काम आएगा। इसी आधार पर एरी ने अपनी संकल्पना में जो जितना ऊंचा उठाव भाग उतना ही अधिक आधे स्तर या सबस्ट्रेट में डूबा रहेगा, और इस तथ्य को उन्होंने एक प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयास किया। देखिए, समान घनत्व वाले लोहे के टुकड़े हैं, मतलब सभी एक ही धातु के टुकड़े हैं, परंतु उनके क्या है, आकार अलग अलग प्रकार का है। और एक बीकर भरा, पारे से भरा हुआ बीकर है, उन्होंने इसमें डुबो के और इस संकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस संकल्पना से, एरी की संकल्पना से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि विभिन्न आकार के जो टुकड़े हैं जिनका घनत्व तो समान है, परंतु विभिन्न आकार होने के कारण वो अलग अलग गहराई में डूबेंगे। अर्थात ये, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जितने भी अधिक ऊंचे पर्वत है, जितना अधिक ऊंचा पर्वत होगा वो उतनी अधिक गहराई में डूबा होगा। जिस पर्वत की ऊंचाई कम होगी वो उस पृथ्वी के आधे स्तर या सबस्ट्रेट में कम गहराई में डूबा रहेगा। तो इस संकल्पना या एरी की संकल्पना के आधार पर अंत में जो निष्कर्ष, जैसे प्रांट की संकल्पना थी कि सभी स्थल रूपों का घनत्व अलग अलग होता है परंतु गहराई अलग अलग पाई जाती है, ठीक गहराई एक समान पाई जाती है। एरी की संकल्पना ठीक उसी तरह से है कि जो विभिन्न स्थल रूप है उनका घनत्व तो समान होता है परंतु गहराई अलग अलग पाई जाती है। अगर इस डायग्राम के आधार पर समझे कि विभिन्न स्थल रूपों का घनत्व तो समान है, घनत्व समान, गहराई अलग अलग, देखिए गहराई अलग अलग है, सब अलग अलग गहराई में डूबे हुए हैं। तो प्रांट और एरी की संकल्पना ठीक एक दूसरे के विपरीत है। प्रांट कहता है कि घनत्व अलग अलग है, गहराई समान है। एरी कहता है घनत्व समान है और गहराई अलग अलग। ये मूल दोनों की विचारधारा में जो मुख्य अंतर है। अब आता है प्रांट और एरी की संकल्पना में तुलनात्मक अध्ययन में क्या अंतर पाया जाता है। ये जो मैंने बात बताई कि एरी ने सभी का घनत्व समान माना है, जबकि प्रांट महोदय ने विभिन्न स्थल रूपों का जो पर्वत पठार मैदान है, सागरी तली, इन सब का घनत्व अलग अलग माना। उन्होंने ये बात कही कि जो जितना ऊंचा उठा हुआ भाग है उनका घनत्व कम होगा और जो जितना नीचे धसा हुआ भाग है उनका घनत्व अधिक पाया जाएगा। प्रांट के अनुसार स्थल रूपों का घनत्व भूगर्भ में एक क्षतिपूर्ति तल के सारे समान होता है, जबकि एरी के अनुसार स्थल रूपों का घनत्व गहराई के साथ साथ सभी का एक प्रकार रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एरी महोदय है वो जड़ सिद्धांत में विश्वास रखते, जबकि प्रांट महोदय का कोई इस तरह का विचार नहीं है। एरी का जो मत है
वो अधिक व्यावहारिक और अधिक सही प्रतीत होता है, जबकि प्रांट की जो मत है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रयोग में जो विभिन्न धातु के टुकड़े लिए और वो अलग अलग आकार के लिए और एक गहराई के साथ वो संतुलित हो जाते हैं। तो ये संकल्पना अपने आप में थोड़ी सी गलत महसूस होती है। उसके बाद अगली तीसरी संकल्पना आती है होफर्ड और बोवी की संकल्पना। ये जो मत है प्रांट और एरी की संकल्पना से मिलते जुलते उन्हीं में से लिया गया विचार है। होफर्ड और बोवी का जो विचार है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांट के मत से वो प्रभावित है। वो ये कहते हैं कि भूपटल में अलग अलग भागों में घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, जबकि धरातल के नीचे कुछ गहराई पर घनत्व एक समान पाया जाता है, जिसे उन्होंने समतोल तल कहा, लेवल और कंपनसेशन नाम दिया। इसी तल के ऊपर घनत्व व ऊंचाई में विपरीत संबंध पाया जाता है, और ये जो समतोल तल, लेवल और कंपनसेशन है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई तक विभिन्न स्थलरूपों का घनत्व अलग अलग पाया जाता है। अलग अलग स्थलरूपों में अलग अलग प्रकार का घनत्व पाया जाता है, परंतु जैसे ही 100 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो एक क्षतिपूर्ति तल आ जाता है। उस रेखा के सारे सभी स्थल रूपों का घनत्व है वो एक समान हो जाता है, अर्थात इस 100 किलोमीटर की गहराई के बाद है वो स्थल रूपों का घनत्व है एक समान पाया जाता है, अर्थात समतोल तल के ऊपर भागों की अधिक ऊंचाई व घनत्व कम, व कम ऊंचाई वाले भागों का घनत्व अधिक पाया जाता है। तो इस बात से निष्कर्ष ये निकल के आता है कि पृथ्वी की सतह से जो जितना अधिक ऊंचा उठा हुआ भाग होगा उसका घनत्व कम पाया जाएगा, और जो पृथ्वी की सतह से जो कम ऊंचा उठा हुआ भाग है ऊपर ऊंचे उठे हुए भाग की अपेक्षा घनत्व अधिक पाया जाएगा। उसके बाद आती है जोली की संकल्पना। जोली एक विद्वान है, ये कहता है कि 1925 में होफर्ड और जो बोवी ने संकल्पना दी थी उनका खंडन करके जोली ने यह कहा कि पृथ्वी की गहराई में 10 मील मोटी एक परत होती है जिसको क्षतिपूर्ति जोन या जोन ऑफ कंपनसेशन नाम दिया, जिसके घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। इस क्षतिपूर्ति क्षेत्र में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल एक समान न होकर अलग अलग पाया जाता है। देखिए यहाँ पर होफर्ड वो भी तो कहते थे निचला तल है वो एक समान पाया जाता है, परंतु ये कहता है कि एक समान नहीं पाया जाता है, अर्थात इस क्षेत्र में ऊपरी भागों के घनत्व में संतुलन करने वाले पदार्थ पाए जाते हैं। कहने का मतलब है होफर्ड बोवी ने क्षतिपूर्ति तल नाम दिया, इसने एक 10 मील मोटी परत जिसको क्षतिपूर्ति क्षेत्र जोन ऑफ कंपनसेशन नाम दिया। इन सारी संकल्पनाओं को मिला के और एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो विभिन्न विद्वानों की जो संकल्पनाएं हैं उनमें कुछ खामियां, कुछ मतभेद जरूर रहे हैं, फिर भी पृथ्वी पर विभिन्न ऊंचे उठे भाग व नीचे धसे भाग के मध्य संतुलन की स्थिति को इन विद्वानों ने स्पष्ट करने का प्रयास जरूर किया है। यद्यपि पृथ्वी पर पूर्ण रूपेण संतुलन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये तथ्य असंतुलन या पूर्ण रूपेण नहीं संतुलन पाए जाने का जो तथ्य है वो विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार से भूकंप आना, प्लेटों में गति होना, ज्वालामुखी क्रियाएं होना, ये असंतुलन की स्थिति को स्पष्ट करता है। फिर भी समय समय पर विभिन्न भूगर्भिक क्रियाएं वो संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर भी असंतुलन की स्थिति होती है, जहाँ पर भी असंतुलन की स्थिति पाई जाती है, वहाँ पर पृथ्वी की जो विभिन्न भूगर्भिक क्रियाएं हैं, भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, ये कहीं न कहीं संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार ये भू संतुलन की जो संकल्पना है या आइसोस्टेसी की जो संकल्पना है, यह एक
अधिकांशतः दो तरह के इसमें प्रश्न बनते हैं। एक जो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि समस्थिति क्या है, और